तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज इन मैनुअल अकाउंटिंग ट्रायल मेक पास एंट्री देन मेक लेजर, पहले हम एंट्री बनाते हैं उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर मींस एंट्री बनाने के बाद उसका सेकंड स्टेप इज कॉल्ड लेजर। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हम डायरेक्टली लेजर क्रिएट करते हैं, उसके बाद एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके रिक्वायर्ड अकाउंट्स हैं पहले वो ओपन किए जाएंगे, और उसके बाद अकाउंट्स ओपन करने के बाद हम उसमें एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। इन मैनुअल अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको मैनुअली प्रिपेयर करना पड़ता है। बट इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये सभी आपका ऑटोमेटिकली इजीली वे में प्रिपेयर हो जाता है। योर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और आल्सो अदर MIS रिपोर्ट्स जो हमें अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, वी कैन इजीली प्रिपेयर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैनुअल अकाउंटिंग में चांस ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, वी कैन मोस्ट चांस ऑफ मिस्टेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। जबकि जो आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उसमें ऑटोमेटिकली वर्क होता है, तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, एरर नहीं होता। कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऑलमोस्ट निल है इन केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटीज रेयरली टैलीज। जब आप अकाउंट बनाते हैं बाय मैनुअली तो आपको बैलेंस शीट टैली करना होता है, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है, तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं और बहुत मुश्किल से हम उसको टैली कर पाते थे। बट कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है, आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट उसके लिए नहीं करना पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जब आप प्रिपेयर करते हैं अकाउंट बाय मैनुअल तो आप 31 मार्च या एंड ऑफ द ईयर एक ही बार अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटराइज मोड में काम करते हैं तो ये सारे अकाउंट आपके ऑटोमेटिकली किसी भी डेट को आप अपना MIS रिपोर्ट, अपना प्रॉफिट लॉस, अपना बैलेंस शीट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बताया अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड मैनुअली। 99% मार्केट में आजकल जितना भी अकाउंटिंग वर्क होता है इट इज इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। मैनुअली आजकल कोई प्रिपेयर नहीं करता। सॉफ्टवेयर से वी हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर डूइंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, और टैली उसके अंदर एक मेजर पार्ट प्ले करता है, क्योंकि टैली के अंदर बहुत सारे फीचर्स यूजर फ्रेंडली हैं और बहुत आसानी से आप उसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस सम अदर टर्म्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको ये सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो टैली प्राइम के अंदर देयर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स। माने जो भी ग्रुप्स मीन हेडिंग, ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप इज जस्ट लाइक अ हेडिंग। माने हमारे पास 28 हेडिंग्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जो बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर में, जो टैली का सॉफ्टवेयर है उसमें ये हेडिंग्स ऑलरेडी होती हैं। सो ग्रुप का मैंने आपको बताया दीज आर कॉल्ड लाइक अ हेडिंग। तो प्री डिफाइंड हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है टैली के अंदर 28, और कुछ हेडिंग्स फिर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ता है। तो ग्रुप के अंदर अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, मैंने हेडिंग के अंदर हमें अपने अकाउंट्स बनाना होता है, और हमें डिसाइड करना होता है कि जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उसका रेलिवेंट हेडिंग और ग्रुप कौन सा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, आपका एग्जाम्पल मैंने दिया फर्नीचर। तो फर्नीचर एक आपका अकाउंट है, दिस इज कॉल्ड फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट आपका एक अकाउंट है जो कौन से ग्रुप में क्रिएट होना चाहिए, दिस इज योर एसेट्स। और एसेट्स भी किस नेचर का है, ये हमारा फिक्स एसेट्स है जिसको हम लंबे समय तक, कई सालों तक यूज करेंगे। तो ये हमारा ग्रुप कौन सा होगा, फिक्स एसेट्स। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ता है जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं कि भाई जो भी हमारा अकाउंट है वो नॉर्मली कौन से वाले ग्रुप में लाई करेगा। जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे कंटेंट में, आपको धीरे धीरे ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि नॉर्मली किस ग्रुप के अंदर किस टाइप के अकाउंट क्रिएट होते हैं। तो कुछ ग्रुप्स आई विल डिस्कस विद यू। वी विल डिस्कस सम ग्रुप्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? Those expenses which is associated with the cost of product related to manufacturer product or service is called direct expense. जैसे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सभी चीजें जो डायरेक्टली उसकी कॉस्ट से कनेक्टेड है उन सभी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। लाइक मटेरियल कॉस्ट, लाइक लेबर कॉस्ट, वो लेबर जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगा हुआ है। तो सारे खर्चे डायरेक्टली एसोसिएटेड
with the cost of the product. यहाँ जो मेन वर्ड है वो क्या है, एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट से वो आपका ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड है. तो इट इज एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपके टोटली कनेक्टेड विद योर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, आई विल इसको मैं एक लाइन कर देता हूं, एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से जो कनेक्टेड है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. लाइक एग्जांपल है तो वेजेस, कैरियज. वेजेस मींस जो हम अपनी लेबर को पेमेंट करते हैं. व्हाट इज कैरियज? आपने रॉ मटेरियल मंगाया, तो रॉ मटेरियल को मंगाने में जो खर्चा होता है, लाइक रेंट वगैरह, किराया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, दिस इज कॉल्ड कैरियज. आपने आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट किया तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी. तो ये सारे खर्चे डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है. नॉर्मली जितने भी खर्चे फैक्ट्री से कनेक्टेड है उन सभी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं. और डायरेक्ट एक्सपेंस का अकाउंट में रूल क्या होता है? अकाउंट में वी आर यूजिंग टू वर्ड्स. दो वर्ड्स हम यूज करेंगे, डेबिट वर्ड एज वेल एज क्रेडिट साइड. डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड. तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं जब वो बिजनेस में होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं. ये बहुत, अब आपको बहुत ध्यान से रूल को समझना है. इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. आप इसको जितना वॉच करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है. डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से कनेक्टेड है. ठीक है. और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है जब वो होते हैं बिजनेस में, जैसे आपने वेजेस पे किया, आपने कैरियज पेमेंट किया, आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, तो जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं. यहाँ दो वर्ड मैं यूज करूंगा आपके साथ. आई विल राइट डाउन. दो कौन कौन से वर्ड हम यूज करेंगे? डेबिट वर्ड एंड क्रेडिट वर्ड. आई एम यूजिंग द वर्ड डेबिट और सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड क्रेडिट. ये जो डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड है इसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है. डेबिट मीन्स जिसको हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट मीन्स जो क्रेडिट होगा. डेबिट मीन्स डेबिट, क्रेडिट मीन्स क्रेडिट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट को लेफ्ट बोलते, जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट, जो राइट होगा वो राइट. इसका मतलब लेफ्ट और राइट में ऑटोमेटिकली कोई ऐसा डिफाइन, हम उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते. सिंपल लॉजिक क्या है, जो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा. तो दो वर्ड हम यूज करेंगे अकाउंट्स में, डेबिट और क्रेडिट. तो किसको डेबिट करना है, माने वे ऑफ प्रेजेंटेशन में अकाउंट्स को प्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग टू वर्ड्स, डेबिट वर्ड और क्रेडिट वर्ड. इट इज जस्ट लाइक अ लेफ्ट साइड और राइट साइड. ठीक है. जो डेबिट होता है उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होता है उसे क्रेडिट करेंगे. तो लॉजिकली क्या है कि जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हमें क्या करना पड़ता है, हम उन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे. तो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट. आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है, एडमिट ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट. ठीक है. तो अगर बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे. नाउ वी आर कमिंग ऑन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस? तो वो एक्सपेंस तो डायरेक्टली कॉस्ट से कनेक्टेड नहीं है, विच इज नॉट एसोसिएटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन करने के बाद खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं. जैसे आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया तो जो खर्चे टिल फैक्ट्री हैं, जो खर्चे टिल फैक्ट्री होता है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस. और वो सभी खर्चे जो आफ्टर फैक्ट्री होगा, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो नॉर्मली कौन कौन से खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? लाइक सैलरी, लाइक कैरियज ऑन सेल, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बोनस, डिस्काउंट. मैं इसको शेयर कर देता हूँ. प्लीज राइट डाउन चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरी. देन आप चैट बॉक्स में या अभी आपका ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बना हुआ है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को. सो नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैं कॉमनली वर्ड यूज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. एडमिनिस्ट्रेटिव मींस ऑफिस एक्सपेंस. जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं
वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन में आते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस आपके सारे क्या हैं, ये दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो खर्चे आपके सेलिंग से कनेक्टेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अगेन फाइनेंस के एक्सपेंस। तो ये जितने भी एक्सपेंस होते हैं ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली कौन कौन से आपको मैंने बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, माले माल को बेचने में जो खर्चा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो एक्सपेंस होता है, और फाइनेंस के एक्सपेंस। फाइनेंस में क्या आता है, जैसे आपने कहीं से बोरिंग किया उसका इंटरेस्ट पे करना है, या कहीं से आप लोन लेते हैं या डिबेंचर इशू किया आपने, तो जो भी आपने फाइनेंस को बिजनेस के लिए लिया है उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको पेमेंट करने में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या कोई और एक्सपेंस बियर करना पड़ रहा है, तो दीज आर कॉल्ड फाइनेंस एक्सपेंस। तो नॉर्मली 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी खर्चे ऑफिस में होते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे होते हैं, और फाइनेंस में खर्चे होते हैं। दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हुए, जो फैक्ट्री में होते हैं, जो खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है, दीज ऑल आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 2 मेन कैटेगरी हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ वी कम ऑन डायरेक्ट इनकम। तो जैसे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है ऐसे ही आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, वो सभी इनकम जो डायरेक्टली आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है, डायरेक्टली रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस वर्क और सेलिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो सभी एक्सपेंसेस जो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है, दीज आर कॉल्ड, वो सभी इनकम जो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। जैसे सपोज कर लीजिए मैं बिजनेस करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का, तो जो भी खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का होगा, जो भी मैं माल बेचूंगा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके, वो सारा क्या है, मेरा डायरेक्ट इनकम। मेरा बिजनेस है कोरियर कोरियर का, तो कोरियर फीस जो मैं कलेक्ट करूंगा वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। मेरा कॉफी शॉप है, तो कॉफी बेचकर जो पैसा आएगा, स्नैक्स बेचकर जो पैसा आएगा, वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। माने वो सारी इनकम जो डायरेक्टली मेरे मेन बिजनेस से कनेक्टेड है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। लाइक सेल, लाइक जो भी आपका मेन बिजनेस है उस बिजनेस से कनेक्टेड जो भी इनकम होती है आपको, जो डायरेक्टली उस बिजनेस से हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, दिस इनकम इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। तो रूल क्या होता है कि जितनी भी इनकम्स होती हैं उसको क्रेडिट करते हैं बिजनेस के अंदर। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो एक्सपेंस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, लेकिन जो इनकम्स होंगी वो सारी क्या होंगी, आपकी क्रेडिट होंगी। तो डायरेक्ट इनकम कौन सा, वो जो डायरेक्टली आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट इनकम, जो आपका मेन बिजनेस नहीं है लेकिन इनकम जनरेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है लेकिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट तो मिला है, इट विल बी ऑफ योर इनकम, लेकिन आपका मेन बिजनेस कोई और था। तो वो सारे इनकम जो आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है बट इनडायरेक्टली आपको इंकर्ड हो रहा है, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। तो मेनली यहाँ पे वर्ड आएगा विच इज अर्न्ड बाय नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। ये सारी इनकम कौन सी है, जो आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अर्न हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, लेकिन आपका मेन बिजनेस नहीं है, रेंट मिला, आपने न्यूज़पेपर्स को बेच दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड, कुछ कस्टमर्स को मैंने प्रोडक्ट बेचा था और उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया था, तो मैंने उसको बैड डेट्स मानकर, मैंने लॉस मानकर अपनी बुक्स में उसको राइट ऑफ कर दिया था। अभी नाउ ये पैसा मुझे रिकवर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम है। तो वो सारी इनकम जो मेरी मेन एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है लेकिन बिजनेस में इनकम जनरेशन हो रहा है, तो दिस टाइप्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। ये सारी क्या होंगी मेरी, दिस ऑल आर ऑफ माय इनडायरेक्ट इनकम। इज इट क्लियर? सो नाउ मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, 4 वर्ड हमने यूज किए। नाउ वी हैव करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब करंट एसेट्स मींस, जो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जिसमें बिजनेस की ओनरशिप है, वो सभी चीजें, वो सभी जिस पर बिजनेस का अधिकार है, ओनरशिप है, दीज ऑल आर कॉल्ड एसेट्स। तो एसेट्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स।
तो दो कैटेगरी है हमारे पास एसेट्स के लिए, फर्स्ट इज कॉल्ड करंट एसेट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। अब ये करंट और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? नाउ वी हैव करंट एसेट्स आर दोस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। माने यदि कोई एसेट्स मेरे पास है और वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक परचेज किया तो 1 साल में स्टॉक बिक जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो ये मेरी करंट एसेट्स है। माने वो सभी एसेट्स जो 1 साल के अंदर नॉर्मली विद इन अ ईयर मनी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। लाइक बिल रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी, कंपनी को बिल का पैसा आना है तो वो 1 साल में ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं करंट एसेट्स के। मैं यहाँ पे आई विल राइट डाउन, लाइक स्टॉक इज आल्सो माय करंट एसेट्स। स्टॉक के अलावा यदि हम और देखते हैं तो लाइक डेटर्स, एक वर्ड में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेटर, DEBTORS। डेटर्स मीन्स कस्टमर to whom goods sold on credit। माने वो सभी कस्टमर जिसको हमने उधार पर माल बेचा है, क्रेडिट पर सेल किया है और हमारे पास उस पर्सन से पैसा आना है, तो दिस इज कॉल्ड कस्टमर या डेटर। डेटर मीन्स दोज हुआ जिनको हमने गुड्स बेचा है उधार पर और हमने उनसे पैसा कलेक्ट करना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर। कस्टमर टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो नॉर्मली ये भी हमारी करंट एसेट्स होती है क्योंकि हम मानते हैं कि विद इन अ ईयर इस पर्सन से हमारे को पैसा आ जाएगा। तो करंट एसेट्स मींस वो एसेट्स जिनका पैसा विद इन अ ईयर आ जाता है, दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। और नंबर 2 इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। नॉर्मली वो एसेट्स जिनका जो नॉर्मली विद इन अ ईयर मनी में कन्वर्ट नहीं होती, तो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। लाइक लैंड, बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, तो ये क्या है कि आप लंबे समय तक बिजनेस के लिए यूज करेंगे, नॉर्मली विद इन अ ईयर वो मनी में कन्वर्ट नहीं होंगी, तो ये होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। नॉर्मली एक्सपेक्ट टू यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड और लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसको हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक यूज करते हैं और विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होती। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा ऑफिस के लिए, तो बिल्डिंग हम कई साल तक यूज करेंगे, तो ये है हमारी एसेट्स, बट नेचर क्या है इसका, इट इज ऑफ योर फिक्स एसेट्स। और फर्नीचर परचेज किया, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये पेटेंट ट्रेडमार्क भी एक तरह का हमारा एसेट्स है। पेटेंट मींस क्या होता है, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट मींस कोई काम करने का फॉर्मूला, कोई मेथड, कोई टेक्निक्स जो आपने क्रिएट किया है या परचेज किया है वो आप ही यूज कर सकते हैं, तो एक तरह से वो पेटेंट है, आपकी एसेट्स है। ट्रेडमार्क हो गया, मोटर व्हीकल, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो दीज आर जितनी भी है मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको मोर देन 1 ईयर तक यूज करेंगे, तो दीज ऑल आर फिक्स एसेट्स। तो दो वर्ड हमने यूज किए यहाँ पर, करंट एसेट्स मतलब जिसको हम विद इन अ ईयर कंज्यूम कर लेंगे, विद इन अ ईयर वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। एंड व्हाट इज फिक्स एसेट्स? तो नॉर्मली मोर देन 1 ईयर हम यूज करेंगे और 1 साल में वो मनी में कन्वर्ट नहीं होगा। और बेसिक रूल क्या होता है, अगर एसेट्स इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट होंगी। मैंने आपको शुरू में बताया था एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जबकि एसेट्स में रूल क्या होता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, इधर करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स कोई भी है। अगर बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी डेबिटेड, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हम डेबिट करेंगे। इस रूल को मैं एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। नाउ वी कम ऑन द, क्योंकि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जब तक आपको इन टर्म्स के मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे आप अकाउंटिंग प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते। अकाउंट्स एक काफी इजी सब्जेक्ट है, आप बहुत आसानी से अकाउंट्स में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्ड्स क्लियर होना चाहिए। यस प्लीज। सो व्हाट आर, तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से एक बार माइंड में अपना सेट करना है। इन टर्म्स को आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आपको फिर आगे टैली में वर्कआउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप इसको बहुत अच्छे से एक बार डिस्कस कीजिए
इसका रिकॉर्डिंग और मैंने आपको फाइल फॉरवर्ड किया है, इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे 2-3 बार, तो इन टर्म्स के आपको जो मीनिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम? तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ड्यू, ड्यू है, अभी एक्सपेंस ड्यू है या इनकम ड्यू है, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर चार्जेस इन द फ्यूचर नॉट टू बी पेड येट। अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इसको बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड, दिस इज कॉल्ड ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, दीज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। माने आपने कोई पेमेंट करना है किसी का, लेकिन आपने अभी तक वो पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैंने अपनी लेबर को वेजेस पे करना था बट अभी तक वेजेस नहीं दिया, तो ये जो वेजेस है तो दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, माने ड्यू बट नॉट पेड, पे करना है बट अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइक रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट पे करना है अब तक ड्यू हो गया, माने ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू तो हो गया है, पे करना है बट अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, तो वो क्या बोलेंगे उसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेंटेन इन क्रेडिट साइड, वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं दिस ऑल आर करंट लाइबिलिटी। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ आते हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इन खर्चों का पेमेंट हम विद इन ईयर कर ही देंगे, माने एक साल में आपको इनका पेमेंट एज्यूम करना होता है कि हम इसको पे कर देंगे। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होंगे दिस ऑल आर करंट लाइबिलिटी। अब इसका उल्टा हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम, माने वो इनकम जो हो चुकी है लेकिन पैसे आपको मिले नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ इनकम इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। इसको बोलेंगे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ रिवर्स हो गया, वहां पर था ड्यू बट नॉट पेड, अभी यहाँ क्या आ रहा है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, माने इनकम हो गया है बट आपको पैसे मिले नहीं है अभी। जैसे आपने प्रोडक्ट बेच दिया, सेल कर दिया, बट कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया, तो ये हमारी क्या है, एक तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होता है, ऐसे जो आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है इट विल बी ऑफ योर करंट एसेट्स। क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि इसका पैसा हमारे पास एक साल के अंदर तो आ ही जाएगा। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड, इनकम आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। वहां पे पेड की सेंस आ रही है, हमें हमें पेमेंट करना है, तो ये लायबिलिटी है हमारी और ये पैसे हमारे पास आने हैं, तो इस पे हमारे ओनरशिप है, हमारे अधिकार हैं, तो दीज आर कॉल्ड आर ऑफ योर करंट एसेट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अकाउंट के लिए। नाउ द व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस आर फ्यूचर एक्सपेंस दैट आर पेड इन एडवांस, माने वो सभी खर्चे जो हमने एडवांस पे कर दिए। जैसे आपने कोई खर्चा, आपने रेंट एडवांस पे कर दिया, इंश्योरेंस का पेमेंट एडवांस में कर दिया, अपने एम्प्लॉइज को आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो दीज आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस को अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं तो क्या बोलेंगे, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, माने आपने इनका पेमेंट एडवांस में कर दिया। तो क्योंकि आप एडवांस पे कर रहे हैं तो एक तरह से ये आपका करंट एसेट्स है, दिस इज योर करंट एसेट्स। तो लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कि भाई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से हमारे होते हैं। तो दिस इज ऑफ योर करंट एसेट्स, क्लियर। नाउ प्रीपेड इनकम इज फंड रिसीव्ड फ्रॉम, प्रीपेड एक्सपेंस मैंने क्या बताया अभी, ड्यू पेड इन एडवांस। अब यहां हो गया प्रीपेड इनकम, माने इनकम हमें एडवांस में मिल गई, इनकम हमें एडवांस में मिल गई, तो इसको बोलेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में आपको पैसे मिल गए, रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में पैसे मिल गए, तो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड इनकम। माने जो पैसे आपको बाद में मिलने थे बट कस्टमर ने, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है और कस्टमर ने आपको एडवांस पे कर दिया कि भाई अभी आप एडवांस रख लीजिए और बाद में फिर आप इसका मुझे सेल कर देना, तो ये एक तरह का मेरा करंट लायबिलिटी है।
कल को मैं उसको माल नहीं दे पाया तो मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो प्रीपेड इनकम आपका क्या है, करंट लायबिलिटी, और प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है, करंट एसेट्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है बेसिकली कि भाई कौन से आइटम कौन कौन से हेडिंग्स में आएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम, ये सब हमारी हेडिंग्स हैं। तो जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे आपको कोई अकाउंट बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी आपका अकाउंट है वो कौन सी वाली हेडिंग में कवर होता है, और उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग फिर हम उसको आगे उसको ओपन करेंगे। यदि हम रॉन्ग हेडिंग में अकाउंट ओपन करते हैं तो रिपोर्ट जो हमारी MIS रिपोर्ट बनकर तैयार होता है, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो सभी आपकी फिर रॉन्ग फॉर्मेट में आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक PDF फाइल में आपको फॉरवर्ड करूंगा जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस को हमने समराइज किया हुआ है कि नॉर्मली ये खर्चे कौन कौन से ग्रुप्स में आते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल तो आप सबको पता ही है कि जो भी हम माल बेचते हैं, जो भी हम सेल करते हैं, दिस इज योर सेल। सेल कैश में हो सकता है और क्रेडिट में हो सकता है। कैश मीन्स कि आपने माल बेचा और आपके पास कैश आ गया। एक होता है क्रेडिट सेल, आपने माल बेचा बट वो क्रेडिट पे बेचा, उधार में बेचा है, पैसा उसका बाद में आएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। क्या बोलेंगे इसको, क्रेडिट सेल। सो वी हैव टू टाइप ऑफ सेल, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। क्लियर। तो सेल आपका मेन बिजनेस है, जिस जो हमारा मेन बिजनेस है जो डायरेक्ट इनकम से कनेक्टेड है। डायरेक्ट जो आप माल बेचते हैं वो आपका सेल है, और ये सेल दो टाइप से हो सकता है, कैश में और क्रेडिट में। अभी यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया हमने, सेल्स रिटर्न, कि जो माल आपने बेचा था, जो प्रोडक्ट आपने सेल किया था, वो कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल किया हुआ माल रिटर्न हो गया। इसका सेकंड वर्ड आता है रिटर्न, इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं इसके लिए, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड माने माल हमारे पास इनवर्ड हो गया, वापस आ गया रिटर्न होकर। तो दो वर्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है। यू कैन से सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, बोथ हैव अ सेम मीनिंग। तो आपको अकाउंटिंग करते समय दोनों वर्ड मिल सकता है, मीनिंग दोनों का एक ही है। आप कुछ भी कह लीजिए, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। माने सेल का रेसिप्रोकल, सेल का रिवर्स हो गया। सेल माने माल बिका, एंड व्हाट इज सेल रिटर्न, जो माल बिका था वो हमारे पास वापस आ गया, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और नंबर 2 मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वर्ड क्या है इसका, रिटर्न इनवर्ड। तो ये दोनों का एक ही मतलब है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सो अगर मैं अभी तक देखता हूं तो हमने बहुत सारी टर्म्स को डिस्कस किया। एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं टर्म्स पर। स्टार्टिंग से मैं देखता हूँ कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो टर्म्स मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार 2 मिनट्स में रिकॉल करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मींस वो सभी एक्सपेंस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है। लाइक मैंने आपको सिंपल रूल बताया कि जो भी खर्चे फैक्ट्री के होते हैं, जो खर्चे फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड हैं, दिस ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हो गए, जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, मतलब जो डायरेक्टली फैक्ट्री से कनेक्टेड नहीं है। तो नॉर्मली कौन कौन से खर्चे होते हैं डायरेक्ट नेचर में, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो माल को बेचने में खर्चा हुआ, ऑफिस में जो खर्चा हुआ, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का खर्चा अलग है, फैक्ट्री आपका अलग स्पेस पर है। फाइनेंस के खर्चे हुए, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट दिया, रेंट, फाइनेंस। हु इज व्हाट इज डायरेक्ट इनकम, जो इनकम आपके मेन डायरेक्ट बिजनेस से कनेक्टेड है। प्लीज म्यूट योर माइक। नाउ द डायरेक्ट इनकम, जो इनकम डायरेक्टली आपके मेन बिजनेस से कनेक्टेड है। आपने सेल किया, बिजनेस वर्क और सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस से जो डायरेक्ट इनकम जनरेट होगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट की जो इनकम तो हो रहा है लेकिन आपका मेन बिजनेस नहीं है वो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने ओल्ड न्यूज़पेपर्स को बेच दिया, आपका बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग का है बट कमीशन मिल गया आपको, रेंट मिल गया, तो एक्स्ट्रा इनकम जो जनरेट हो रही है माने अदर देन इज ऑफ योर मेन बिजनेस, वो सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। फिर डिस्कस किया कि आपके जो एसेट्स हैं वो दो टाइप के हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स।
एसेट्स मींस वो सभी जिस पर बिजनेस का ओनरशिप है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। एसेट्स का मतलब क्या बताया आपको मैंने? ओन्ड बाय बिजनेस। ओन्ड बाय बिजनेस, वो सभी चीजें जिस पर बिजनेस का अधिकार होता है, राइट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एसेट्स। तो दो टाइप का हमारे पास एसेट्स हैं, करंट एसेट्स एज वेल एज फिक्स एसेट्स। व्हाट इज करंट एसेट्स? जो नॉर्मली विद इन ईयर मनी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सेल करके या कैसे भी उसका वो पैसे के रूप में हमारे पास आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड करंट एसेट्स। स्टॉक जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, डेटर है, माने कस्टमर जिसको हमने क्रेडिट पर माल बेचा था, तो हम भी एज्यूम करके चलते हैं कि भाई वो एक साल के अंदर तो हमें उसका पेमेंट कर ही देगा। एक वो एसेट्स है जिसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और वो जल्दी से मनी में कन्वर्ट करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं होता। तो दीज आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, मोटर व्हीकल्स, मशीनरी एंड टूल्स। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, यू विल, आप लेक्चर को देखिए, और उसके बाद भी कोई डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उन सभी डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैक्सिमम आपकी क्वेरीज को वहां पर आंसर किया जाए। ठीक है। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, माने ड्यू बट नॉट पेड, माने खर्चा आपका ड्यू हो गया, आपको पेमेंट करना है, बट अभी तक आपने उसका एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया, तो दीज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विद इन ईयर तो हम इनका पेमेंट कर ही देंगे। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, माने वो सभी एसेट्स, सॉरी, आउटस्टैंडिंग इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, माने इनकम तो हो गई लेकिन कलेक्शन पैसे के रूप में पैसा नहीं आया आपके पास। तो दीज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम्स, और ये क्या होता है हमारा करंट एसेट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्रीपेड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस का मैंने आपको बताया, पेड इन एडवांस, हमने एडवांस पे किया। हाँ। तो दीज आर करंट एसेट्स रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज माय करंट लायबिलिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज सेल। सेल माने जो आपका मेन बिजनेस है उसका जो आप सेल करते हैं। और व्हाट इज सेल्स रिटर्न, जो सेल किया था वो रिटर्न हो गया आपके पास। और सेकंड वर्ड था इसका आपका रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड दोनों का एक ही मतलब होता है, वो हैव अ सेम मीनिंग, दोनों का एक ही सेंस है। नाउ लोन एंड लोन लायबिलिटी एंड लोन एसेट्स। अगर मैं कोई लोन लेता हूं बिजनेस के लिए तो वो मेरी लायबिलिटी है, और मैं लोन देता हूं किसी को तो वो मेरी एसेट्स है। बहुत सिंपल लॉजिक है। आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया, तो वो जो आप बोरो करेंगे वो आपकी क्या है? लोन लायबिलिटी, क्योंकि मुझे उसका पैसा वापस करना है। और मैंने अपने एम्प्लॉइज को लोन दिया, तो वो मेरी क्या है? मेरी एसेट्स है। तो लोन लायबिलिटी भी हो सकता है और लोन एसेट्स भी हो सकता है। अगर आप लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए, आपने बोरो किया, बैंक से उधार लिया पैसा, तो वो क्या है? आपका देनदारी, आपकी लायबिलिटी है। और अगर मैं अपने बिजनेस में से कुछ पैसा किसी को उधार देता हूं, तो वो एक तरह से क्या हो गया? मेरा एसेट्स हो गया। और ये भी दोनों आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हो सकता है। अगर लॉजिक शॉर्ट टर्म का वही है, अगर विद इन 12 मंथ वो मनी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो शॉर्ट टर्म आएगा, और आफ्टर 12 मंथ होता है तो लॉन्ग टर्म आएगा। इफ अ फर्म टेक्स अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक और एनी अदर कंपनी दैट कम्स अंडर लोन लायबिलिटी। ठीक है। तो लोन लेते हैं तो वो लायबिलिटी, और लोन देते हैं तो वो आपका एसेट्स होगा। तो यहाँ दो वर्ड यूज किए, लायबिलिटी और एसेट्स। अब यहाँ पर वही अगेन रिपीटेड, अब पॉइंट बहुत इजी है, अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो ये पॉइंट्स आप बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी माने वो सभी जिसका मुझे विद इन 12 मंथ पे करना है, लायबल टू पे विद इन 12 मंथ इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। तो बड़ी हेडिंग हो गया, लायबल टू पे विद इन 12 मंथ। माने हम ये मानते हैं कि हम इसका पेमेंट 12 महीने के अंदर तो कर ही देंगे, विद इन ईयर और विद इन 12 मंथ एक ही बात है। लाइक बिल्स का पैसा देना है, टैक्स का पैसा देना है, इंटरेस्ट पे करना है, शॉर्ट टर्म लोन्स का पेमेंट करना है, तो वो सभी देनदारी पेबल जो हम विद इन 12 मंथ पे कर देंगे, दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी।
परचेज एंड जैसे आपका कॉन्सेप्ट था सेल एंड सेल रिटर्न, इन सेम वे वी हैव अ परचेज एंड परचेज रिटर्न। आपने गुड्स परचेज किया अपना बिजनेस करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदा या फिनिश गुड्स परचेज किया आगे फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रॉ मटेरियल परचेज किया कि आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसको आगे सेल करेंगे, तो वो जो हम परचेज करते हैं, जो हमारा मेन बिजनेस है उससे कनेक्टेड गुड्स, माने परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई विल राइट डाउन परचेज ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। आपने गुड्स खरीदा या सर्विस परचेज किया अपने मेन बिजनेस से कनेक्टेड, तो वो सारी हमारी क्या होंगी, दीज आर कॉल्ड परचेज। और जो परचेज किया वो आपने वापस कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो परचेज रिटर्न। और इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अकाउंटिंग में काम करेंगे तो ये वर्ड फिर बार बार आपके पास आएंगे, तो बेटर कि आप इन वर्ड्स को जितना जल्दी सेट कर लें अपने माइंड में, इसको तो आपको आगे कॉन्सेप्ट को समझना इजी हो जाएगा। तो व्हाट इज परचेज, जो हमने परचेज किया, एंड जो परचेज किया था वो हमने वापस कर दिया, तो क्या बन जाएगा वो आपका परचेज रिटर्न। और सेकंड वर्ड इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। और सेल के लिए आपने वर्ड यूज किया था रिटर्न इनवर्ड। तो ये काफी बेसिक्स मैंने आपको अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट बताए। दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं, आई वी आर ट्राइंग कि लेक्चर आपका आज पूरा हो जाए वाली फाइल। व्हाट इज कैश, कैश तो आप सबको पता ही है, जो भी बिजनेस का कैश बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड कैश। कैश अकाउंट रेफर टू बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज कंडक्टेड ऑन एन इमीडिएट पेमेंट बेसिस एंड इट कम अंडर कैश इन हैंड। जो भी बिजनेस में अवेलेबल कैश है और आप उसको इमीडिएट यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट करने के लिए, तो उसको हम कैश बोलेंगे। अभी कैश आपका क्या है, मेन आपका कैश आपका करंट असेट्स होता है क्योंकि वो कैश है। पेटी कैश क्या होता है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कैश है तो कुछ पैसा हम अपने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए अलग से निकाल लेते हैं, तो वो जो पैसा मैं अलग से निकालता हूँ फॉर मेकिंग स्मॉल एक्सपेंसेस, दीज आर कॉल्ड पेटी कैश। जैसे मेरे बिजनेस में 50 लाख का कैश पड़ा हुआ है, 50 लाख रुपए मेरे बिजनेस में कैश में है, और मुझे सपोज कर लो कुछ 1000 रुपए का पेमेंट करना है, तो बड़ी मुश्किल होगा यदि मैं 50 लाख में से 1000 रुपए निकाल के पेमेंट करूंगा। तो मैंने क्या किया, 50 लाख में से 1 लाख रुपया अलग निकाल दिया, और उस 1 लाख रुपए में से मैं छोटे मोटे खर्चे करता रहूंगा। तो वो जो मैंने 1 लाख रुपये अलग से सेपरेट किया उसको बोलेंगे पेटी कैश, माने छोटे मोटे खर्चे करने के लिए अलग से एक कैश हमने मेंटेन कर लिया। तो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए नॉर्मली हम पेटी कैश का यूज करते हैं, ताकि जो मेन कैश है, जो बड़ा बैलेंस है, वो हमारा बार बार डिस्टर्ब ना हो। बैंक एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्वाइट इजी। जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड बैंक। ठीक है, हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, रिसीट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एंड चेक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जो भी चेक आप इशू करते हैं या किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया वो आपको डिपॉजिट करना है, तो जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो सब थ्रू बैंक अकाउंट होती है। तो बैंक अकाउंट जब भी आपका होगा टैली में, बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में हम इसको ओपन करेंगे। और एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, माने कई बार बैंक हमें हमारी बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर ये बेनिफिट देता है कि आप अपना एक सर्टेन अमाउंट नेगेटिव बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं 50 लाख का नेगेटिव बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी मैं 50 लाख रुपए के चेक इशू कर सकता हूँ, पार्टी को पेमेंट कर सकता हूँ थ्रू अ बैंक। और जितने डेज में उस पैसे को यूज करूंगा उतने डेज का बैंक मेरे से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। Overdraft is a loan provided by the bank that allow to pay bill or any other expense when the account reaches zero. और जब आपका अमाउंट जीरो हो जाता है तो हम बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, और जितने डेज हम उस पैसे को यूज करेंगे उतने डेज का बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो वो बैंक हमें लिमिट देता है, ये नहीं कि आप कभी भी विड्रॉल, कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको बैंक बताता है कि आप इतना मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, इतना इतना नेगेटिव बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, और जितने दिन आप नेगेटिव बैलेंस को मेंटेन करेंगे उसका डे वाइज आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से हमारी लाइबिलिटी है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट होता है तो मतलब आपने बैंक का नेगेटिव बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, एक्स्ट्रा पैसे आपने विड्रॉल किए हुए। नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मीन्स
कस्टमर जिसको आपने क्रेडिट पर माल बेचा, सेल किया. कस्टमर टू whom goods sold on credit are called debtor. And who is creditor? Supplier from whom goods purchased on credit. जिससे हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है. और जिसको हम क्रेडिट पर सेल करते हैं वो हमारा कौन है? डेटर है. तो क्रेडिटर, सपोज आर फर्म एबीसी फर्म है हमारी, बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द XYZ कंपनी. तो हमने XYZ कंपनी से गुड्स खरीदे, इट मींस XYZ को हमने पैसे देने हैं. तो XYZ कौन है? हमारा क्रेडिटर, हु कलेक्ट मनी फ्रॉम आर एबीसी फर्म एंड वी पास द. तो ये कौन है? हमारा क्रेडिटर. तो क्रेडिटर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्रेडिटर कौन हो गया? क्रेडिटर मींस फ्रॉम whom, from whom goods purchase on credit. And who is debtor? To whom? To whom goods sold on credit. तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, बहुत ज्यादा आप अकाउंटिंग में यूज करेंगे इन वर्ड्स को. तो दोनों वर्ड्स के मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि हु इज अ डेटर एंड हु इज अ क्रेडिटर. कैपिटल मींस ओनर्स फंड, जो भी आपने बिजनेस में पैसा लगाया, दिस इज योर कैपिटल. ड्राइंग मींस कि अगर मैं अपने बिजनेस में से अपना पैसा विड्रॉल करता हूँ, विड्रॉल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में, जो अपनी कैपिटल थी उसमें से मैं कुछ विड्रॉल करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग. उसको हम बोलते हैं. तो ड्राइंग इज जस्ट लाइक अ विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉल from business for personal use. पर्सनल यूज के लिए, मैंने अपने आप प्राइवेट यूज के लिए मैं पैसे निकाल रहा हूं, तो ये आपका क्या होगा? विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग. सो इन दिस वे आई हैव डिस्कस्ड मेनी कॉन्सेप्ट विद यू. ओपनिंग स्टॉक मींस जो आपके बिजनेस का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक था. एंड व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? जो स्टॉक था आपका एंड ऑफ द ईयर, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए. होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम टैली में काम करेंगे तो सारे ही कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करना होता है. तो इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर फिर भी कोई डाउट्स आपके आते हैं, देन यू कैन शेयर. आप उसको अपने डाउट्स की क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं. होप सो आपका आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपको. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आप चैट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं. अभी टाइम है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स रिमेनिंग. सो प्लीज राइट डाउन. कुछ अगर डाउट डिस्कस करना है, कुछ क्वेरी है आपका, तो आप चैट बॉक्स में इसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ.